किडनी स्टोन्स की वजह से जब किडनी का लॉस होता है तो वो एक यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही दुःख की बात होती है। आदित्य भाई, किडनी स्टोन्स आजकल बहुत ही कॉमन बनते जा रहे हैं। कई इसके कारण होते हैं। अब जी, जो आम आदमी है उसे पता नहीं होता कि किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। हमारे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें करेक्ट। एक्चुअल में कहाँ होते हैं और क्या ब्लॉक करते हैं वो भी नहीं पता। तो हुँ। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि किडनी स्टोन्स बनते कैसे और इसका कारण क्या होता है। तो इसकी शुरुआत हम करें उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किडनी शरीर में करती क्या है और उससे हमें जानकारी मिलेगी कि हम किस तरह से किडनी स्टोन्स को समझ सकेंगे। सो पहले किडनी बेसिकली शरीर का एक्वागार्ड है। एक्वागार्ड जैसे हम्म। गंदे पानी को फ़िल्टर करके अच्छा पानी हमें देता है और आपने नोटिस किया होगा कि एक पाइप जाता है जो सिंक में जाता है। उसी तरह किडनी जो गंदा खून आता है उसे फ़िल्टर करके अच्छे खून को वापस शरीर में भेजती है और एक पाइप निकलता है किडनी से जिसे यूरेटर कहा जाता है और इस पाइप के माध्यम से एक रेजरवॉयर में इस यूरिन को भेजा जाता है जिसे ब्लैडर बोला जाता है। वहीं से ओके। एक बार किसी इंसान को जब यूरिन जाने का सेंसेशन हो तो वो एक दूसरे पाइप से निकलता है जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है। तो ये जैसे एक सुएज हम्म। ट्रीटमेंट प्लान का जैसे प्लानिंग होता है तो भगवान ने हमें एक नेचुरल सुएज ट्रीटमेंट प्लान दिया है जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट कहा जाता है। इसके अंदर जब कुछ चीज़ों की मात्रा बढ़ जाए, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे लीजिए कि हम एक ग्लास लेते हैं, उसमें हम नमक डालना शुरू करें, जो पहले पानी से भरा हुआ था, तो पहले जो सारा नमक है वो घुलता जाएगा। जैसे-जैसे समय जाएगा, वैसे वो नमक एक क्रिस्टल का फॉर्म लेना शुरू करेगा, क्योंकि एक कॉन्सन्ट्रेशन से ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। उसी तरह यूरिन में जब कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट इन सब चीज़ों की मात्रा एक साथ बढ़नी शुरू हो जाए, तो एक स्टोन का फॉर्मेशन शुरू होता है। इसे रोकने के लिए 2 पदार्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसे साइट्रेट और मैग्नीशियम कहा जाता है। ये सारे बॉडी के केमिकल्स हैं और बेसिकली काफ़ी चीज़ों की तरह किडनी स्टोन फॉर्मेशन भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी केमिकल इम्बैलेंस ओके। है। इसमें कि जो अपना यूरिन का पीएच होता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें कौन से प्रकार का स्टोन बनेगा और किस तरह का ट्रीटमेंट उसे ज़रूरी पड़ेगा। अब हमारी किडनी में स्टोन है कि नहीं वो हमें कैसे पता चल सकता है। हमारे मतलब क्लिनिकल लैंग्वेज में इसे साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं, मतलब क्या हम एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली, करते हैं। करेक्ट, अब करेक्ट, जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होगा उसे पता ही है कि वो जो पेन होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो जी उसके बिल्कुल, अलावा क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, कैसे हमें मालूम चलेगा कि हम लोग हाई रिस्क पे हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। करेक्ट। जी बिल्कुल। सो जैसे आपने कहा कि वो पेन बहुत इंटेंस होता है, ऐसा कहा जाता है दैट ये पेन फ्रैक्चर, प्रेगनेंसी उस या लेवल का पेन होता है। मतलब एक बार जिसे हुआ है वो कभी नहीं भूलता है, लेकिन या जिसे ये नहीं हुआ है उसे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या किस तरह से उसे मालूम चलेगा, उसके लिए हाई रिस्क में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि स्टोन्स भी एक जेनेटिक चीज़ है। सो ओके। अगर आपके फैमिली में किसी को स्टोन्स हैं, तो यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अ यंग एज कि आप अपना एक सोनोग्राफी वगैरह करवाना शुरू करें। फॉर्च्यूनेटली इंडिया में सोनोग्राफी का एक्सेस बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे रेडियोलॉजिस्ट्स होते हैं जो काफ़ी बारीक स्टोन्स को भी पकड़ पाते हैं। तो एक सोनोग्राफी कराना आवश्यक है फॉर दोज हू कंसिडर देमसेल्व्स हाई रिस्क। बाकी अगर लक्षणों की बात करें, व्हिच इज साइंस एंड सिम्पटम्स, तो इसमें पेन इन द फ्लैंक, फ्लैंक यानी कि बैक के साइड पे जो रीजन्स आए हुए होते हैं, या जो अब्डोमेन के रीजन में, उसे फ्लैंक कहा जाता है। तो पेन इन द फ्लैंक, वॉमिटिंग एंड नॉजिया, क्योंकि वो किडनी पे सूजन आती है, या तो ब्लड इन द यूरिन, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं जो किडनी स्टोन्स की तरफ इंडिकेट कर सकती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे डेंजरस वो स्टोन्स होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, क्योंकि ओके। कुछ प्रकार के स्टोन्स होते हैं जो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं और धीरे-धीरे करते बढ़ते जाते हैं और तभी प्रेज़ेंट करते हैं जब उन्होंने किडनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया हो। तो इन स्टोन्स से बचने के लिए जो रूटीन हेल्थ चेकअप्स में सोनोग्राफी वगैरह होता है, उसमें हम कई बार ये स्टोन्स डिटेक्ट करते हैं। ओके। ओके। अब आदित्य भाई, मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ। अब मुझे कैसे पता करेक्ट? चले कि मैं हाई रिस्क में हूँ या फिर मुझे मेरी लाइफस्टाइल प्रो किडनी स्टोन डेवलपमेंट वाली है। ये बात, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी आम आदमी कैसे पता उसे चल सकता है कि उसकी लाइफस्टाइल, उसकी डाइट, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी रहन सहन किडनी स्टोन लाने की तादाद पे वो खड़ा है। करेक्ट।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज इन जनरल हम सबको मालूम है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो जो चीज़ें हार्ट के लिए अच्छी है वही चीज़ें किडनी के लिए अच्छी है। ओके। और वही चीज़ें शायद ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, विच इज़ लो सोडियम डाइट, गुड एक्सरसाइज। जो लोग ओवरवेट हैं वो बहुत हाई रिस्क होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के लिए। तो ओबिसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आर बैड डाइट, वैसे वैसे किडनी स्टोन्स की भी मात्रा बढ़ रही है। सो जो डाइट हमारे लिए, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है वही किडनी के लिए अच्छा है। साथ साथ अगर आप बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या ऑन दी अदर एक्सट्रीम आप पानी बहुत कम पीते हैं, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है बहुत ही कम पानी पीने की। एक ही फैक्टर है जो किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने में आज तक एकदम सॉलिड तरह से प्रूव हुआ है और वो चीज़ पेशेंट पूरी ज़िंदगी कर सकता है। वो ये है कि अगर आप अपना यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर्स तक मेंटेन करें तो हम किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मैं यूरिन आउटपुट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अगर मजदूर है जो फील्ड में काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, तो उसके लिए 2.5 लीटर्स अचीव करने के लिए 4 लीटर पीना ज़रूरी होगा। अगर आप हम दोनों की जैसी बात करें तो अगर हमारा ऑफिस वर्क है, हम ज़्यादा धूप में जाते नहीं हैं, ज़्यादा स्वेट नहीं होता, देन इट इज़ अबाउट 3 लीटर्स फॉर दैट पर्सन। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम 2.5 लीटर्स यूरिन को टारगेट करें। अगर हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो यूरिन बिल्कुल पानी जैसा दिखना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी और इजी वे है आइडेंटिफाई करने की कि आपका वाटर इनटेक इनफ है कि नहीं। ओके। और आपने अभी कहा था कि जेनेटिक भी कई बार होता है, तो मान लो कि मेरी फैमिली में है नहीं, पर मान लो कि मेरे मॉम डैड को भी ऐसी बीमारी मतलब किडनी स्टोन्स की कुछ है, तो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे कोई ना कोई टाइम अपने लाइफ में वो फेस करना पड़ेगा कि मुझे भी किडनी स्टोन्स हो सकता है। और मैं आपको जेनेटिक रीजन भी जानना चाहूंगा कि जेनेटिक में क्या अलग होता है जिससे हमें मतलब वो कहते हैं ना पुश्तैनी बीमारी जैसी वो लक्षण आते हैं उसके। करेक्ट। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि किडनी स्टोन्स वैसे ही इतने कॉमन है क्योंकि किडनी स्टोन्स बेसिकली 1 in 10 लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रूम में बैठे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी एक जन को किडनी स्टोन्स की बीमारी हो। तो जेनेटिकली अभी जेनेटिक्स अराउंड स्टोन फॉर्मेशन इतना क्लियर नहीं है, और कौन से जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अलग हो सकता है वो सब अभी रिसर्च में और साइंटिफिक डेवलपमेंट में है। लेकिन अगर 1 in 10 का रिस्क है तो वो रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो सकता है अगर आपका फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो जब मैंने काफ़ी फैमिलीज देखे हैं जिनमें मदर को स्टोन है और दोनों बच्चों को स्टोन है। इसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि किडनी स्टोन्स आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर। जैसे कि जो नेचर है वो तो जेनेटिक्स है ही, और जो नर्चर है मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर आपका जो डाइटरी इनटेक है उसमें बहुत ज़्यादा नमक का प्रमाण है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट है और बहुत ही ह्यूमिडिटी, या तो ऑन दी अदर एक्सट्रीम बहुत हॉट है और ड्राई है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जिन्हें किडनी स्टोन बेल्ट कहा जाता है। अगर गुजरात में देखें तो एक रीजन है सौराष्ट्र करके, कच्छ करके, जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही ड्राई, एरिड और हॉट होता है। वहाँ पे किडनी स्टोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जेनेटिक्स का क्या रोल होता है और जेनेटिक्स क्या होते हैं। सो बेसिकली अपने शरीर का एक बंधारण होता है, जो सबसे अपना सूक्ष्म पार्ट होता है, विच इज़ द मोस्ट इन्फिनिटेसिमल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, विच इज़ नोन एज द डीएनए। डीएनए में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को, एंड द सेम थिंग वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो बेसिकली एक कोडिंग जैसे हम कंप्यूटर्स में होता है कि हम कोडिंग करके एक मैसेज कन्वे करते हैं, और उसी तरह अपने बॉडी का भी एक कोडिंग होता है। वो कोडिंग हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है और वो फैमिलीज में ट्रांसमिट होता है। उसी तरह ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो कुछ लोगों की आईज का कलर फैमिली में सबका सेम होगा, कुछ लोगों को, सब लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होगा। उसी तरह किडनी स्टोन्स का भी रिस्क बढ़ता जाता है विथ अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। आदित्य भाई, मेरा आपका लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि फैक्ट और मिथ में मतलब उसका डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किडनी स्टोन्स में। आज तक घरेलू उपचार बहुत ही, मतलब आप अगर इंडिया में देखेंगे तो हर दूसरा तीसरे के पास घरेलू उपचार होते हैं कि भाई किडनी स्टोन्स है, ये पी ले, ये मतलब आयुर्वेदिक दवा है, ये कर ले।
मैं वैसा नहीं कहूंगा कि क्या सच है क्या गलत है, पर आपकी खुद की प्रैक्टिस में आपने ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे होंगे कि लोग उसके क्योर के रीजन में, मतलब क्योर करने का उनका इंटेंशन होता है, पर वो लोग उस खुद का ही नुकसान कर लेते हैं कि वो कोई नॉन साइंटिफिक चीज ले लेते हैं, या फिर वो कुछ घरेलू उपचार जिसे हम करते हैं वो प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो उसकी जो माइल्ड उसकी कंडीशन होती है वो सीवियर होने लगती है। तो कुछ 5-10 आप कुछ हमें मिथ कहिएगा कि किडनी स्टोन रिलेटेड आम आदमी में क्या क्या मिथ्स हैं जो डिबंक करने के लिए बहुत जरूरी है। जी। सो पहले हम शुरुआत करें तो व्हाट वी प्रैक्टिस इज मॉडर्न मेडिसिन विच इज़ मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये सारे जो टैग्स हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सारे बहुत ही डिवाइसिव टैग्स हैं। व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस एंड फॉलो इज मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन विच इज़ सेफ फॉर आवर पेशेंट्स। सो बहुत चीज़ें हैं जो किडनी स्टोन्स के बारे में कही जाती है जो बिल्कुल सच नहीं होती है। और हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जो घरेलू उपचार करते हैं क्योंकि पहले एक बार दर्द हुआ। मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक पिछले साल ही हमारे पास एक 40-year-old लेडी आए थे जिन्हें 3 साल पहले किडनी स्टोन का पेन हुआ था। कुछ घरेलू उपचार किया, फिर पेन चला गया। हमारे पास आए तब बहुत ही सिवियर फीवर था, शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका था। इन्वेस्टिगेट किया तो वही जो स्टोन था वो थोड़ा बड़ा होके उसने किडनी को ब्लॉक किया था। और 2 हफ्तों बाद अगर किडनी स्टोन वहाँ पे रहे और किडनी को ब्लॉक कर रहा है तो वो जो किडनी को डैमेज होता है वो परमानेंट होता जाता है। तो आप सोचिए, ये तो बहुत पुरानी बात थी। पेन चला गया लेकिन किडनी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई एंड वी हैड टू इवेंचुअली रिमूव द किडनी। दो द ऑपरेशन वेंट वेल, शी इज डूइंग फाइन, पर वो एक किडनी लॉस ऐसा था जो प्रिवेंटेबल है। जैसे ब्लाइंडनेस में कहते हैं कि कैटरैक्ट की वजह से अगर किसी की आंख जाती है तो वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए बहुत दुख होता है। उसी तरह किडनी स्टोन्स की वजह से जब किडनी का लॉस होता है तो वो एक यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। अगर दूसरी मिथ्स के बारे में बात करें तो लोग मानते हैं कि ये स्टोन्स कुछ दवाइयों से पिघल जाएंगे। आप देखें तो ये रास्ते में पड़े हुए जो स्टोन्स होते हैं उतने ही हार्ड होते हैं। सो इनका पिघलने का कोई सवाल नहीं है। पर जब ये छोटे होते हैं, विच इज़ टू से दैट वो 7-1 mm की साइज से कम होते हैं, तो उनके निकलने का चांस होता है। और काफ़ी कॉमनली किडनी स्टोन्स छोटे ही होते हैं साइज में। लेकिन अगर आपको एक बार किडनी स्टोन हुआ है, पेन हुआ है, आपने कुछ भी ट्रीटमेंट लिया है, तो एक फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टोन निकल गया है कि नहीं। क्योंकि कई बार बॉडी बहुत ही फ़नी वे में वर्क करता है कि आपको पेन चला जाएगा लेकिन वो स्टोन वहीं पे रहेगा, वो बढ़ता जाएगा और वो किडनीज़ को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। दूसरे कुछ मिथ्स हैं अबाउट द डाइट। तो काफ़ी हमारे पेशेंट्स आते हैं जो एक बार किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको अपने फैमिली और फ्रेंड्स जो उनके वेल विशर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप टमाटर बंद कर दो, आप भिंडी बंद कर दो। अभी टमाटर के बिना अगर आप इंडियन डाइट खाना चाहेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आपका सैलड बंद, आपकी पनीर की ग्रेवी बंद, आपकी दाल में जो टमाटर जाता है वो बंद। तो आप खाएंगे क्या? तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट हो जाता है। अब रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स बहुत ही लंबे समय तक कैरी ऑन करना मुश्किल होता है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 6 महीने के लिए ये डाइट चेंज किया तो आपका लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये वैसा नहीं है। आप जब तक जिंदा है तब तक ये किडनी स्टोन्स आपका पीछा करते रहेंगे। तो आप जो भी उसके लिए मेजर्स देते हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। तो बेसिकली किडनी स्टोन्स प्रिवेंट करने का एक पूरा साइंस है। उसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पेशेंट की हिस्ट्री, वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, कितनी बार स्टोन्स बने हैं, उनकी किडनी का एनाटॉमी क्या है, ये सब देख के इवेंचुअली एक यूरोलॉजिस्ट और एक अच्छे डाइटिशियन का ओपिनियन लेके वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों में ऑक्जेलेट जो टोमेटोज में ज़्यादा होता है वो बढ़ा हुआ ही नहीं होता है। तो अगर आप ऑक्जेलेट भी बड़ा नहीं है, आप टमाटर भी बंद कर दिए, फिर भी आपको किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। सो बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करना चाहें तो पानी ज़्यादा पीजिए, ऊपर से खाने में नमक मत डालिए, नींबू पानी का सेवन अच्छा सुबह शाम कर सकते हैं विच इज़ विदाउट शुगर। क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो हार्ट के लिए बुरे हैं वो अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो किडनी के लिए भी बुरे हैं। सो ये दूसरा एक मिथ है। सो तीसरा मिथ अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये है कि हर एक किडनी स्टोन को सर्जरी की ज़रूरत होती है, पर ये एक्चुअली बिल्कुल सच नहीं है। बहुत सारे किडनी स्टोन्स को या तो ऑब्जर्वेशन के साथ, अगर किडनी के कोने में कहीं पे पड़ा है, वो अगर ब्लॉकेज कर ही नहीं रहा है और बहुत ही छोटा है साइज में, तो उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। स्पेशली अगर
कोई इंडिविजुअल सर्जरी के लिए फिट नहीं है, स्टोन्स की साइज 4-5 mm है, तो इन सब चीज़ों में स्टोन्स को टच करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। अगर यूरिन पाइप में आ चुका है, तो भी उसे कभी ट्रीट करने की ज़रूरत ऑपरेटिवली ना पड़े और दवाइयों से अपना काम हो जाए, वैसा भी हो सकता है। एंड आज के ज़माने में किडनी स्टोन्स के लिए ओपन ऑपरेशन ऑलमोस्ट अबॉलिश हो चुके हैं। सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो मिनिमल इन्वेसिव होते हैं, जैसे कि बॉडी का नेचुरल ओरिफिस या छोटा-सा की होल करके किए जाते हैं। सो ट्रीटमेंट्स में कोई बड़ा चीरा नहीं आता है। पेशेंट्स ऑलमोस्ट सेम डे या नेक्स्ट डे या 1 या 2 दिन में घर चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वैसी है कि अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हो तो उतना लेस इन्वेसिव ट्रीटमेंट से आप अपने किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट करवा सकते हो।